हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी एंड के कॉमर्स एकेडमी। बच्चों, स्वागत है आपका FAA की रिवीजन बैच में। FAA फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बहुत पढ़ लिया, बहुत दिन हो चुके हैं। और ये जो सब्जेक्ट है हमारा अकाउंट्स, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिसमें आपकी गाड़ी अटकनी नहीं चाहिए। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहे तो उसी पे काम करने के लिए आपका, अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स में से एक भी कम मिल रहा है, 30 में से 29 पे भी आप हो, तो वो एक मार्क कहाँ पे जा रहा है, उसी पे काम करने के लिए हम यहाँ पे रिवीजन लेक्चर में मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स, रिवीजन लेक्चर्स वीकेंड बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि उसका रीज़न ऐसा है कि एवरीडे आई वॉज रेडी टू टेक एवरीडे क्लासेस ऑल्सो फॉर 8 days 15 days जो भी है। बट द थिंग इज, योर एग्जाम इज पोस्टपोन टू नवंबर। Okay, because of pandemic situation, your exam is postponed to November, and actually we don't know the situation of November. What will be the situation of November? क्या होगा नहीं पता। तो एग्जाम इतना डिले हो चुका है कि अगर मैं 8 दिन में अभी रिवीजन कर लूँ ना फटाफट, तो वापस वही हो जाएगा कि सर ये तो हम भूल गए, वापस रिवीजन की ज़रूरत है। तो ऐसा ना हो, कंटिन्यूसली हम टच में रहे, इसलिए वी आर गोइंग टू वी आर प्रेफरिंग वीकेंड बेसिस पे हम रिवाइज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क फॉर पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में बहुत लोगों ने पूछा था, इसलिए हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टनरशिप में एक चीज़ देखेंगे, क्या क्या है उसमें आपको वापस याद दिला दूँ। हमने प्रीवियस एपिसोड में भी देखा था कि पार्टनरशिप में होता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इवन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये सब कुछ हम मतलब पार्टनरशिप का ही पार्ट है। ठीक है, प्रैक्टिकली हमें ऑब्वियसली 10-10 मार्क के 15 मार्क के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, जो कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी, एज इफ कि आप प्रीवियस एपिसोड में नहीं थे, वो हिसाब से मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि क्या देखा था, फिर हम आगे जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो नोट्स। आई थिंक दिस इज नोट्स फ्रॉम CBSE बुक। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने डिस्कशन किया, तो मुझे पता चला है कि NCERT वगैरह ये बुक्स आप प्रेफर करते हो, सो आई एम प्रेफरिंग द सेम बुक। ठीक है, मेरे पास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक है, तमिलनाडु का बुक है, बट NCERT प्रेफर कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। स्टूडेंट्स, हम ऐसा पढ़ेंगे कि इसके बाद कोई भी बुक देखो, आपको कहीं ना कहीं जो हमने पढ़ाया हुआ है वो समझेगा। कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, कोई भी बोर्ड का हो। ठीक है, तो पार्टनरशिप हमने देखा बच्चों, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हु फॉर्म द पार्टनरशिप फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए मल्टीपल लोग साथ में आ जाते हैं। और पार्टनरशिप बनाने के बाद कंपलसरी नहीं होता कि आप पार्टनरशिप डीड बनाओ। पार्टनरशिप डीड क्या है बच्चों? अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया, पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट कर लिया, वो भी राइटिंग में, तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कुछ फीचर्स हमने देखे थे, आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दिस नाउ। डिटेल में सब कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि पूरा लेक्चर ही रिवाइज कर दिया तो फिर प्रीवियस एपिसोड ही देख लेना आप। ठीक है, अगर मिस हो गया होगा तो। बस इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एप्लीकेबल है, बहुत काम में आने वाली चीज़ है, वो ये है। देखो बच्चों, क्या दिया है, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये जो एक्ट है, एक्ट ने कहीं भी नहीं बोला हुआ कि कंपलसरी आपको पार्टनरशिप डीड बनाना है। इन केस यू वांट टू डू अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, फिर भी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करना कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है। सो अगर पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? इक्वली। ठीक है, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। बच्चों, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, किसी मतलब हर पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता है, उस किसी और बिजनेस में कैसे आएगा वो? तो अगर जो भी कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जब तक स्पेसिफिकली नहीं बोला जाता पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट, थर्ड क्या है? सैलरी और कमीशन टू पार्टनर नॉट अलाउड। भाई किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। ओके, नेक्स्ट, एक्चुअली स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखने का रीज़न ये था मेरा, ये रिवीजन है, मतलब पिछले एपिसोड का रिवीजन है, इसलिए थोड़ा फास्ट ले रहा था मैं। आज का जो सेशन रहेगा वो एकदम इससे भी ज़्यादा स्लो रहेगा। ठीक है, फिर भी आपके रिक्वेस्ट पे मैं रिड्यूस कर रहा हूँ स्पीड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय पार्टनर। बच्चों, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप में, मतलब फर्म को, बिजनेस को,
तो उसको 6% इंटरेस्ट पे करना जरूरी है, अगर कुछ नहीं भी बोला रहा फिर भी। ओके, आई एम रिपीटिंग द पॉइंट। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उसको 6% इंटरेस्ट देना पड़ता है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ भी नहीं दिया है फिर भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं लगाना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से यही थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। ये तो आपको याद रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। बस ये 6% वाला याद रखना, पार्टनर ने अगर लोन दिया तो उस पर 6% इंटरेस्ट चार्ज करना जरूरी है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। बच्चों, कैपिटल अकाउंट मेंटेन रखने के दो तरीके हैं, एक है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम यूज कर रहे हैं, ये ऐसा मेथड है जहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल चेंज नहीं होता, ओके। और अगर पार्टनर्स का कैपिटल चेंज नहीं होता तो उसके लिए दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। हाँ, अब पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता अनलेस कि बिजनेस में एडिशनल कैपिटल आया, ओके। तो नॉर्मली इसमें दो ही चीज़ें होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। इन केस अगर एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया तो ही कैपिटल चेंज होता है। नॉर्मली ड्राइंग्स भी करंट अकाउंट में ही लिखा जाता है, ठीक है, ओके। मैं आपको वही बोल रहा हूँ बच्चों, हर बोर्ड का बुक कंटेंट सेम है, लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो अब जो भी बुक बोल रहे हो, इवन तमिल का बुक अगर बोल रहे हो तो वो बुक आप रीड करो, ये लेक्चर होने के बाद आप रीड करो। नहीं समझा तो मेरे पास लेके आओ बच्चों, गारंटेड समझेगा आपको, ठीक है। ये लेक्चर में पूरा अटेंशन रहा तो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता, जो बैलेंस ओपनिंग का है वही क्लोजिंग होता है, इसलिए इसको फिक्स कैपिटल मेथड बोला जाता है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी पार्टनर को सैलरी दिया, किसी पार्टनर को कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब कुछ करंट अकाउंट में आएंगी, ठीक है। बच्चों, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझ लो एफडी। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। बैंक में अगर हम एफडी कर दे तो बैलेंस चेंज होता है क्या? नहीं। 5 लाख की एफडी तो 5 लाख ही रहेगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट तो चेंज नहीं हो सकता। वैसे ही वो एफडी है, मतलब कैपिटल अकाउंट, जिसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, जैसे बैंक का करंट अकाउंट होता है बच्चों, बैंक के करंट अकाउंट में हम कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ओके। कोई लिमिट नहीं है करंट अकाउंट में, आप दिन में 4 ट्रांजेक्शन करो, कोई कोई लिमिट नहीं होता, ठीक है। वैसे ही ये करंट अकाउंट है, कितने भी एडजस्टमेंट हो इसमें ही लिखना है। नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बच्चों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये मेथड अगर फॉलो किया तो सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सवाल यह है कि इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज होना, इसमें हर साल कैपिटल का बैलेंस चेंज होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, फिर अगर एडिशनल कैपिटल आया तो वो भी यहीं पे लिखेंगे, ड्राइंग्स रहा तो भी लिखेंगे, अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा, और लॉस रहा तो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। बच्चों, ये लॉजिक याद रखना, फिर वो कैपिटल अकाउंट हो या करंट अकाउंट, लॉजिक याद रखना। अगर पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, व्हाट आई एम सेइंग, अगर पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है तो हम हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे, ओके। और पार्टनर का कैपिटल कम होता है तो हम डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ये ऐसी चीज आ गई जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर श्योर। मतलब ये क्वेश्चन पूछने लायक ही है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लायक ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक्चुअली 1-2 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं, जिसको 15 मिनट लगे ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका जो कैलकुलेशन है वो हमें सीखना जरूरी है। सो लेट्स सी क्या बोला हुआ है इंटरेस्ट के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट देखो। फर्स्ट, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट अलाउड। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, वो हम देख चुके हैं। आगे, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। हाँ, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसी का मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, मतलब इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन केस देयर इज लॉस, अगर बिजनेस में लॉस है और हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बच्चों जस्ट इमेजिन, हम बिजनेस में लॉस में चल रहे हैं और पार्टनर को इंटरेस्ट चाहिए, भाई हमने कैपिटल दिया, हमें इंटरेस्ट दो। कैसे पॉसिबल है यार, तुम ओनर लोग हो, ओनर को कुछ मिलता है क्या कभी लॉस होने के बाद? तुम लॉस में चल रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस देयर आर सफिशियंट प्रॉफिट। सफिशियंट मतलब जितना इंटरेस्ट पे करना है उससे भी ज्यादा प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया तो पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है 40,000 और प्रॉफिट है हमारा 4 लाख, तो सफिशियंट प्रॉफिट है ना भाई, जितना इंटरेस्ट देना है उससे भी ज्यादा प्रॉफिट है, देन ऑफ कोर्स फुल्ली अलाउड, पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना चाहिए। नेक्स्ट, इफ देयर आर इनसफिशियंट प्रॉफिट, इनसफिशियंट प्रॉफिट इन द सेंस कि प्रॉफिट कम है, मतलब इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 40,000 आ रहा है और प्रॉफिट सिर्फ 20,000 है, तो क्या करें? प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। इफ देयर इज इनसफिशियंट प्रॉफिट, प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। बच्चों, अगर ये एक्चुअली एक्सेप्शनल पॉइंट है, ये आने के चांसेस बहुत कम है एग्जाम में ऐसा कुछ पूछे जाने के। इनका कहना ऐसा है कि सपोज हमें पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट देने के लिए पैसा कम पड़ रहा है, इतना प्रॉफिट है ही नहीं, बिजनेस में सिर्फ 20,000 प्रॉफिट है और 40,000 रुपये तो इंटरेस्ट देना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो उनका कहना है कि जो जितना प्रॉफिट है, इनसफिशियंट है लेकिन जितना भी प्रॉफिट है वो हम पार्टनर्स के वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट। ओके, यस, तो स्टूडेंट्स, अगर बिजनेस में प्रॉफिट इनसफिशियंट है, इनसफिशियंट का मतलब क्या, जितना इंटरेस्ट पे करना है उससे भी कम प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, तो ऐसे सिचुएशन में जितना भी प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एज अ चार्ज, आपको नहीं आएगा, छोड़ देते हैं, चलो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब अगर पार्टनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ड्राइंग्स हो रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ऑफकोर्स क्वेश्चन में अगर दिया, मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन रहा कि इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग्स पे, तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो ड्राइंग्स की भी कैटेगरी है। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट फिक्स्ड इंटरवल्स। बच्चों, मान लो कि 3 पार्टनर है बिजनेस में, ठीक है, और तीनों मिलके बिजनेस चला रहे हैं। अब 3 पार्टनर को पता है कि हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस में कुछ प्रॉफिट करेंगे, मतलब प्रॉफिट कमाएंगे, और प्रॉफिट जब अर्न होगा तो हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन प्रॉफिट होगा कब? साल के एंड में। मतलब वैसे तो प्रॉफिट एवरीडे होता है, लेकिन
कैलकुलेशन कब होगा? साल के एंड में, मतलब 31 मार्च को। फिर जाके हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे, तब पैसा मिलेगा। लेकिन साल भर घर कैसे चलेगा भाई? ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट 31 मार्च को घर पे पैसा लेके जाएंगे और उसी में पूरा साल चलेगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टनर ने बोला कि भाई मेरे पास दूसरा कोई इनकम सोर्स है नहीं, जो भी है मेरा यही पार्टनरशिप फॉर्म है, मुझे हर महीने 20,000 रुपये घर पे लेकर जाने हैं, दैट्स इट, तो ही मैं पार्टनरशिप करूंगा। मतलब ये ड्राइंग्स हुआ, 20,000 रुपीज ड्राइंग्स हुआ, और ये भी हर महीने हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है, देखो यहाँ पे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 मंथ्स, ये उसका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला है आपके सामने, ये टेबल दिया है बच्चों, ये टेबल बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, काम की इन द सेंस, ये टेबल आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए कहीं ना कहीं आने वाला है, ये समझ के चलाओ। ठीक है, अब देखो ये टेबल समझ लेते हैं पहले कि है क्या, ये टेबल पूरी तरीके से समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने ही वाले हैं। ठीक है, सपोज फिलहाल के लिए समझ लो अगर कोई पार्टनर है और वो फिक्स अमाउंट लेके जा रहा है, वेन 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 मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, हाईलाइट करते जा रहा हूँ, मेरे साथ रहो कंप्लीटली। वेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, ओके, ईच पीरियड यहाँ पे क्या दिया है? मंथली। मतलब अगर ड्राइंग्स हो रहा है, अगर कोई पार्टनर पर्सनल पर्पस के लिए हर महीने के स्टार्टिंग में पैसा लेके जा रहा है फिक्स्ड अमाउंट, तो उसको 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करो। ठीक है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना ऊपर, यहाँ पे एवरेज पीरियड दिया है ना, तो एवरेज पीरियड कितना लेना है? 6.5, अगर हम हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स कर रहे हैं तो। यस बच्चों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली दिया है, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, बच्चों साल में कितने क्वार्टर होते हैं? बोलो भाई। हम्म, चलो किसी को तो आंसर आया, आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक्चुअली क्वार्टर का मीनिंग वही होता है 1/4। ओके, अगर कोई चीज़ है, सेकेंड, फॉर एग्जांपल मान लो ये रोटी है, ओके, और ये रोटी के हमें 4 पार्ट करने हैं इक्वल। ठीक है, मेरी ड्राइंग्स में मत जाओ, इक्वल मेरा नहीं आ रहा है, मुझे समझ रहा है, लेकिन भावना को समझो। तो अगर किसी चीज़ के 4 टुकड़े कर दिए तो उससे क्वार्टर बोला जाता है एक पार्ट को। तो ऐसे साल भर के 4 टुकड़े कर दो, मतलब 4 क्वार्टर्स, 3 महीने का एक क्वार्टर आता है। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ किए तो उसको 7.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करो। हाफ ईयरली, अगर कोई पार्टनर है जो हर हाफ ईयर में, मतलब 6-6 महीने में पैसे विड्रॉ करता है, तो उसको 9 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करो। और अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स मंथली फॉर 6 मंथ, मतलब मंथली पैसे विड्रॉ किए लेकिन 6 महीने के लिए, तो उसको 3.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करो। ठीक है, याद रखना बहुत डिफिकल्ट है फिलहाल, समझ जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से। वेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ द ईच पीरियड, अगर महीने के मिडल में, मतलब हर महीने के 15 तारीख को फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइंग्स कर रहा हूँ, तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करो। हर क्वार्टर के मिडल में अगर ड्राइंग्स हो रही है तो भी 6 महीने का चार्ज करो। अगर हाफ ईयरली पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, वो भी ईयर के मिडल में, हाफ ईयर के मिडल में, तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करो। और अगर मंथली सिर्फ 6 महीने के लिए ड्राइंग्स किया है तो 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करो। ठीक है, यस आफरीन, कौन सा बोल रहा है? फर्स्ट वाला ये क्या, एट द बिगिनिंग वाला? ओके, ओके, समझ लो बच्चों है क्या एग्जैक्टली है। हमें एक फॉर्मूला दिया गया है। पहली बात तो ये किससे रिलेटेड चल रहा है, वापस याद दिला दूं। पार्टनर ने अगर ड्राइंग्स किया, मतलब पैसे घर पर लेकर गया, तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे करें, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। यस, फॉर्मूला दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों, मैंने देखो हाईलाइट किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है ना, ये है उसका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला में बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, क्वेश्चन में दी रहेगी,
कि एनुअल ड्राइंग्स कितना है, अमाउंट दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, बस एक चीज मिसिंग रहेगी, एवरेज पीरियड। और ये एवरेज पीरियड के लिए हमें ये टेबल दिया है। ओके, अगर उन्होंने दिया ना कि मंथली इंटरेस्ट मतलब हर महीने में ड्राइंग्स किया है, तो देखो भाई ये अगर महीने के स्टार्टिंग में अगर विड्रॉ किया है तो 6.5 महीने लो एवरेज पीरियड। अगर मंथ के मिडल में ड्राइंग्स किया है तो 6 महीने लो, और मंथ के एंड में अगर ड्राइंग्स किया है तो 5.5 महीने लो। समझ रहे हो? अगर हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स किया है तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करो, मतलब एवरेज पीरियड 7.5 महीने लो। अगर हर क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग्स किया है तो 6 मंथ एवरेज पीरियड लो, और अगर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स किया है तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट मतलब एवरेज पीरियड लेना है हमें उस फॉर्मूले में। ओके, नेक्स्ट हाफ ईयरली अगर हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो अगर सपोज मान लो कि हाफ ईयर के स्टार्टिंग में ही हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो 9 मंथ्स एवरेज पीरियड लो कैलकुलेशन के लिए। अगर मिडल ऑफ द हाफ ईयर ले रहे हैं तो 6 मंथ, और एंड में अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो 3 मंथ्स। ठीक है, एंड लास्ट अगर मंथली ड्रॉइंग्स किया है वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए, तो भाई महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया है तो 3.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करो, महीने के मिडल में किया है तो 3 मंथ्स का लो, और महीने के एंड में अगर किया है तो 2.5 मंथ्स का लो। ठीक है, हाँ। अगर बस वो नहीं लेते और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। रेंट पे टू अपार्टमेंट, ओके। चलो बच्चों, अब हम ये कंसेप्ट देखते हैं। ये याद रखना है, यस ये टेबल याद रखना है। ठीक है, मैं आपको ये ग्रुप पर सेंड कर दूंगा टेबल। याद रखने का कैसा है बच्चों, याद रखने के लिए एक्चुअली वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको लग रहा है कि इतने फिगर्स हम कैसे याद रखें, मैं बताऊँ ना आपको, सिर्फ मंथली वाला याद रखो आप बस, बाकी नहीं पूछा जाएगा। मंथली क्वार्टरली बस ये दो याद रख लो। ओके, देखो लॉजिक में आपको समझाता हूँ सो दैट आपको याद रहेगा। टेबल पे फोकस करो, मैं गायब हो रहा हूँ, टेबल पे ही फोकस रहेगा आपका। देखो बस महीने के स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ किया ना, तो देखो पूरे साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 महीने, तो उसमें 0.5 ऐड कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईयर के सॉरी मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया है। नेक्स्ट, अगर मंथ के मिडल में अगर ड्राइंग्स किया है तो बस 12 के हाफ 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करो, और अगर एंड में किया है तो 0.5 माइनस कर दो। 6 में से 5.5 गया, 6 में से 0.5 गया, तो कितना रहेगा 5.5। ठीक है, अब क्वार्टरली देखो, क्वार्टर में बेसिकली 4 क्वार्टर्स ना, मिडल ऑफ द मंथ रहा तो सेम है 6 मंथ। ठीक है, बस क्वार्टर का याद रखो, अगर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया, सॉरी क्वार्टर के स्टार्टिंग में, तो साल में टोटल 12 महीने, उसका हाफ 6 महीने प्लस 1.5, और यहाँ पे प्लस सॉरी माइनस 1.5। 6 महीने ये स्टैंडर्ड टाइम है, यहाँ पे प्लस 1.5 ऐड किया, यहाँ पे माइनस 1.5 किया, और यहाँ पे 0.5 ऐड किया, यहाँ पे 0.5 लेस किया। ठीक है, अब ये 0.5 क्यों ऐड किया? क्योंकि यहाँ पे महीने की बात है, एक महीने का आधा यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे एक महीने का हाफ लेस करना है। यहाँ पे क्वार्टर मतलब 3 होता है ना बच्चों, 3 महीने का, इसलिए यहाँ पे 1.5 महीना ऐड किया है। समझ गया तो ठीक है, मेरे हिसाब से कंफ्यूजन और बढ़ता जा रहा है आपका, तो बेटर जो है याद रख लो। ये दो इतने 3-4 तो फिगर है, याद रह जाएगी आपकी। ठीक है, और अभी आपको डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? अगर लग रहा होगा तो भी क्यों लग रहा है? क्योंकि हम सिर्फ इतने सारे महीने देख रहे हैं, जब सॉल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यस चलो आपका रिप्लाई भी आ गया, क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? बेसिकली अगर हम फाइनल अकाउंट बनाए तो उसमें सबसे पहले होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमने सीखा हुआ है, उस पर हमने सेपरेट एपिसोड स्पेंड किया है, जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड मतलब परचेस और सेल से रिलेटेड सब चीज़ें लेते हैं। इवन अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब जो वेजेस है, कैरेज है, वो एक्सपेंसेस भी उसमें आते हैं। ठीक है, तो गुड्स से रिलेटेड जो है, परचेस से, सेल से, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस वगैरह, परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सब ट्रेडिंग में आते हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अगर हम बात करें बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा कहना डायरेक्ट भेजे में घुसेगा जिन्होंने पहले के लेक्चर ठीक से देखे हैं, और डायरेक्ट बाउंसर जाएगा जो पहले का प्रिपरेशन कुछ करके आया ही नहीं है, पहले का स्टडी किया ही नहीं, तो उसके लिए डेफिनेटली बाउंसर रहेगा। ओके, और तीसरा पार्ट बैलेंस शीट होता है नॉर्मली, लेकिन पार्टनरशिप अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है किस लिए बच्चों? जो भी नेट प्रॉफिट कमाया, बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ, वो सबसे पहले इसके क्रेडिट में लिया जाता है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होता है ना नेट प्रॉफिट, यहाँ पे क्रेडिट में लिया जाता है। ठीक है, और ये जो भी नेट प्रॉफिट आया, ये इसके बाद पार्टनर्स को क्या क्या मिला, मतलब इसका पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें इसमें आती है। मतलब सीधी सीधी बात अगर बताई जाए, पार्टनर को एक भी रुपया देने के पहले जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला प्रॉफिट होता है। ठीक है, पार्टनर को एक भी रुपया देने के पहले, और ये प्रॉफिट यहाँ पे आने के बाद पार्टनर से रिलेटेड जितनी चीजें है ना, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती है। पार्टनर को दिया या पार्टनर से लिया, जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हाँ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों, इसके हम एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड्स। लेट्स सी, इसमें सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सिंपल, उसमें दो टाइप है, सॉरी, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब क्या? गुडविल अगर कैलकुलेट करना है, सबसे पहले बता दो गुडविल मतलब क्या? बिजनेस का रेपुटेशन। ठीक है, बिजनेस का नाम, बिजनेस का ब्रांड जितना बड़ा है, बिजनेस का जो भाई इस चीज़ की वैल्यू बहुत होती है, इंटेंजिबल एसेट होता है ये। तो ये जो इंटेंजिबल एसेट है बिजनेस का, गुडविल नाम का, तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? उसमें जो फर्स्ट मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है पिछले कुछ सालों का। क्वेश्चन में दिया जाएगा 4 साल 5 साल जो भी है, 4-5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालो, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस हमें क्वेश्चन में दिया होता है। ओके, इसका मतलब क्या है समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख, मतलब पिछले 5 सालों में नॉर्मली 5 लाख रुपीज में एवरी ईयर कमा रहा हो। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो 5 लाख रुपीज पर मंथ में पर ईयर में कमा रहा हो, ये और कितने साल तक मेंटेन रहेगा? मतलब हमारे बिजनेस का नाम इतना है, इतना बड़ा ब्रांड है, अगर हम एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ नहीं भी करें तो मुझे लगता है कि अगले 4 साल तक हम इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसका मतलब ये अगले 4 साल तक प्रॉफिट कंटिन्यू रहेगा, तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस जो 4 है, 5 इंटू 4 20 लाख रुपए ये आ गया मेरे बिजनेस का गुडविल। ठीक है, तो देखो आगे फॉर्मूला दिया, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है भाई? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला, किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकाला जाता है यार? आपका अगर रिजल्ट आया आपको 70% है, मतलब क्या? आपके 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का टोटल डिवाइडेड बाय 6, उसी को एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं ना, एवरेज स्कोर बोलते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे है टोटल एक्चुअल प्रॉफिट गिवन इन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, बस इसमें याद रखना बच्चों, अगर कुछ एबनॉर्मल आइटम्स है बिजनेस में, कुछ एबनॉर्मल आइटम्स है तो वो निकाल दिए जाते हैं, फिर डिवाइड किया जाता है गिवन नंबर ऑफ ईयर्स के। अब ये एबनॉर्मल आइटम क्या हो सकता है वो भी आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। मेरा 3 साल पहले प्रॉफिट था 25 लाख रुपए। ओइला सर, आप तो बोल रहे थे 5 लाख एवरेज है, तो 25 लाख कैसे गया? अरे बच्चों, उस साल 25 लाख प्रॉफिट क्यों आया? क्योंकि उस साल मुझे लॉटरी लगी थी और मैंने वो इनकम बिजनेस का इनकम दिखाया। तो बिजनेस का इनकम मतलब 25 लाख की तो लॉटरी लगी थी, एक्चुअल में बिजनेस को प्रॉफिट जीरो था, लेकिन 25 लाख की लॉटरी लग गई। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हर साल रहेगा क्या? नहीं, ये एक्सेप्शनल आइटम है।
तो अगर ये एक्सेप्शनल आइटम है तो ये हमारा गुडविल कैलकुलेट करते टाइम कंसिडर नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे दिया है बिफोर एबनॉर्मल एंड नॉन बिजनेस आइटम। तो एबनॉर्मल आइटम छोड़ के प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में बस फर्क इतना है, एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ठीक है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। मतलब क्या होता है बच्चों, पिछले जो फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट है तो उसको वेट दिया जाता है 1 2 3 4 5 वेट दिया जाता है, और वो प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। कौन सर? स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तब मैं आपको हर ये चीज याद दिलाऊंगा कि हमने ये पढ़ा था इसलिए हम सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी एग्जाम में पूछने लायक है, पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे निकाला जाता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके अगर गुडविल कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। लेकिन सुपर प्रॉफिट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगला, अब ये एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चों? एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारे पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मली, नॉर्मली मार्केट में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल बिजनेस में जो भी पैसे इन्वेस्ट करता है तो मार्केट रेट अगर देखा जाए तो 10% प्रॉफिट सब लोग कमा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली बिजनेस में जितना पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसका 10% प्रॉफिट हर कोई कमा रहा है मार्केट में। यस यस सपना जी, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मैंने जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब 10%, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या, जो एवरेज में एवरेजली मार्केट में हर कोई कमाता है। बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर हम इस मेथड पे आते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि मार्केट का मतलब हमें दिया होता है बच्चों, ये फाइंड नहीं करना पड़ता, हमें दिया हुआ है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या, कि मार्केट में अभी मैं फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहा हूँ स्टेशनरी का। ठीक है, तो हर कोई मार्केट में जो स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा है वो नॉर्मली 10% कमा लेता है। जितना भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उसका 10% वो कमा लेता है। अब अगर मेरी बात करें तो मैंने कैपिटल बिजनेस में कैपिटल डाला है 25 लाख रुपीज का। बच्चों 25 लाख रुपीज का मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो अब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। देखो 25 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है और नॉर्मली हर कोई 10% उस पर अर्न करता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो 25 लाख का 10% मतलब नॉर्मल प्रॉफिट मैंने कितना कमाना चाहिए, 2,50,000, इतना नॉर्मली मैंने कमाना चाहिए। बट बट अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें, मेरा एवरेज प्रॉफिट अगर देखा ना तो वो है 4 लाख रुपीज। मतलब मार्केट में नॉर्मली सब लोग कमा रहे हैं और वो हिसाब से मैंने 2.5 लाख कमाने चाहिए, बट मैं कमा रहा हूँ 4 लाख में। एक्स्ट्रा क्यों कमा रहा हूँ, मार्केट से भी ज्यादा क्यों कमा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मार्केट में गुडविल है। ओके, तो गुडविल निकालने के पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हम मार्केट से ज्यादा कितना कमा रहे हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट हमारा 4 लाख से हम इतना अर्न कर रहे हैं, और अगर मार्केट का रेट देखा जाए तो 2,50,000 इतने हमने कमाने चाहिए। ठीक है, तो 1.5 लाख ये हमारा सुपर प्रॉफिट है, इतना हमने ज्यादा कमाया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकल गया। लास्ट स्टेप गुडविल कैलकुलेट करना होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सपोज हमें दिया हुआ है कि 3 ईयर्स का हमें कंसिडर करना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 3 ईयर्स लेना है। तो 1.5 लाख हम मार्केट से ज़्यादा कमा रहे हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट। इंटू 3 जब करोगे आप तो 4.5 लाख रुपए ये हमारे बिजनेस का गुडविल आ जाएगा। ठीक है, 4,50,000 ये हमारा गुडविल आ जाएगा। नेक्स्ट, यही सब हमें यहाँ पे फॉर्मूलेटिकल एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो
सबसे पहले फॉर्मूला मैंने जो जो लिख के दिखा है वही ये सब दिखा देता हूँ एक बार फिर भी। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला, हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। फिर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट रिटर्न लेस किया तो हमें मिल गया सुपर प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर्स के साथ तो हमें मिल गया गुडविल। ओके, नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में एग्जैक्टली इसके उल्टा है, सुपर प्रॉफिट के उल्टा है बच्चों। नॉर्मली मार्केट में सब लोग 10% कमाते हैं, ठीक है ना। हमने कितना कमाया, 4 लाख रुपीज ये प्रॉफिट हुआ हमारा। और नॉर्मली अगर सब 10% कमाते हैं बच्चों, करो तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10% कितना आ रहा है बताओ जल्दी। फास्ट, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10%, देखते हैं भाई किसको आता है। ओके, बढ़िया, एक राइट आंसर मिला है, एक रॉन्ग मिला है। मैथ्स के मास्टर अगर रॉन्ग आंसर दे रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10%। स्टूडेंट्स लास्ट 10 सेकेंड्स फास्ट। यस 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 यस, चलो 2 स्टूडेंट्स आंसर करेक्ट दिए हैं 40 लाख। स्टूडेंट्स मैं वापस सेम लिंक पे फटाक से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। 40 लाख रुपीज़ ये कैपिटल है और एक्चुअल में मैंने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है फॉर एग्जांपल 30 लैक्स, ये मैंने इन्वेस्ट किया है। एक्चुअल में कितना करना चाहिए था, 40 लैक्स इतना कमाने के लिए, मतलब 10 लैक्स इतना प्रॉफिट मैंने कम इन्वेस्ट किया है। ये है मेरा गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, कैपिटलाइजेशन मेथड, इतना कैपिटल मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए था, कम कैपिटल इन्वेस्ट करके भी मैं कमा रहा हूँ, मतलब ये जो एक्स्ट्रा वाला जो ये जो डिफरेंस है 10 लाख रुपए, ये क्या है मेरा गुडविल। ओके, यस, have a break of 1 minute. Recording in progress. Recording stopped. ओके, तो स्टूडेंट्स कैपिटलाइजेशन मेथड से हमने गुडविल कैसे निकाला, आई एम शोइंग यू द फॉर्मूला। मैंने तो कैलकुलेशन करके दिखाया, अब क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा जो प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट वो देखा, ओके, और उसको इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब वही जो मैंने किया ना, 4 लैक्स हमारा प्रॉफिट हुआ है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, इसी का मतलब 10% से डिवाइड करना, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू जो आई वो आ गई 40 लाख रुपीस, और एक्चुअल में हमने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ 30 लाख रुपए है। तो जो डिफरेंस है 10 लाख रुपए हमने कम इन्वेस्ट किए फिर भी हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 10 लाख रुपीज जो है वो हमारा गुडविल है, ठीक है। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नहीं एवरी टाइम 10% नहीं होगा बच्चों, दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो भी रेट दिया है वही हम लेंगे, ठीक है। नाउ मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में रिकंस्टिट्यूशन मतलब चेंज कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट इज चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब पार्टनर 3 थे, 3 ही है, ना कोई आया ना कोई गया, बस हमने म्यूचुअली डिसाइड करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया, हो सकता है। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर,
भाई 3 पार्टनर थे, फोर्थ वाला ऐड किया। नेक्स्ट रिटायरमेंट, 3 थे उसमें से एक चला गया। डेथ, भाई किसी की डेथ हो गई पार्टनर की। और अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। अमालगमेशन मतलब 2 पार्टनरशिप फर्म कंबाइन हो गए। हम 2 पार्टनर थे ए और बी, दूसरी पार्टनरशिप में 2 पार्टनर थे सी और डी, तो ए बी सी डी सब लोग साथ में आ गए। ए बी और सी डी 2 पार्टनरशिप फर्म मर्ज हो गए, उसे बोलते हैं अमालगमेशन। ठीक है। और एक पार्ट आता है रिकंस्टिट्यूशन में जो है डिसोल्यूशन, जो हमें यहाँ पे नहीं दिया गया। ओके। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, ओके, तो होता ऐसा है कि किसी ना किसी पार्टनर को गेन होता है और किसी ना किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इसमें 2 रेशो आ जाते हैं, सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये भी एग्जाम में आने वाला है, मतलब आने वाला इन द सेंस आने के बहुत चांसेस है बच्चों। दोनों में से एक तो पूछना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेन रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, रेशो बोलो या शेयर बोलो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, इससे हम सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, और न्यू माइनस ओल्ड करके गेन रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट when the revised values to be recorded in books of accounts, effect of admission, new profit sharing ratio, sacrificing ratio, right of existing goodwill। प्रैक्टिकली बच्चों इसमें तो बहुत कुछ दिया है, और ये होता भी है, मतलब दिया इन द सेंस सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया, ये काम की भी चीज़ है, लेकिन आपके काम की नहीं है। ओके, आपके एग्जाम के लिए इतना काम का नहीं है। रिकंस्टिट्यूशन में रिटायरमेंट, डेथ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, चलो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको ये बता के रखता हूँ बच्चों, हमेशा याद रखना, गुडविल के केस में हमेशा जो, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की मैं बात कर रहा था। हमेशा याद रखना, बिजनेस में अगर कोई पार्टनर एडमिट हुआ, तो जो पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर है, या फिर मतलब अगर रिटायरमेंट की बात करें, जो पार्टनर जा रहा है ना, रिटायरिंग पार्टनर, उसके कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट दिया जाता है। रिटायरिंग पार्टनर को हमेशा क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि उसको गुडविल मिलता है। वो जा रहा है ना बच्चों, अब तक पार्टनरशिप में था, अभी वो जा रहा है, तो उसको गुडविल मिलेगा, तो उसको क्रेडिट दिया जाता है। और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, मतलब 4 में से एक पार्टनर गया तो 3 बचे ना, तो 3 पार्टनर जो बचे हैं उनको डेबिट दिया जाता है, गेनिंग पार्टनर। ओके, अब गेनिंग पार्टनर मतलब क्या? जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ गया उसे बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, और जिसका कम हो गया उसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, अब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर का एग्जांपल देता हूं आपको। जस्ट इमेजिन कर लेते हैं 300 रुपये हमारा प्रॉफिट है, और 2 पार्टनर है बच्चों, इक्वल रेशो है उनका, दोनों को कितना मिलेगा प्रॉफिट? ऑफकोर्स ए पार्टनर को मिलेगा 150 और बी पार्टनर को भी मिलेगा 150, तो दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिल रहा था 150 150। हुआ ऐसा कि एक पार्टनर को ऐड किया जिसका नाम है सी, अब 300 ही प्रॉफिट हुआ इस साल भी। अब ए बी और सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का,
वो भी इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इक्वल प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो होगा 100 100 100 बराबर। अब हुआ क्या बच्चों, दोनों पिक्चर देख लो, एकदम सीधी सी बात है। 300 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया, ए को पहले कितना मिल रहा था 150 रुपीज, अब कितना मिल रहा है 100 रुपीज। तो सीधी सी बात है बॉस, पहले के कंपैरिजन में इसको 50 रुपीज प्रॉफिट कम मिल रहा है, मतलब ए को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है क्योंकि बीच में सी घुस गया। पहले तो दोनों मिल बांट के खा रहे थे, खुशी की बात थी, लेकिन एक पार्टनर बिजनेस में बढ़ने की वजह से इन दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, इनका सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी की, बी को देखो प्रॉफिट कितना मिल रहा था 150, अब कितना मिल रहा है 100। भाई सेम किस्सा है, 100 के जगह सॉरी 150 की जगह 100 मिल रहा है, मतलब इनको 50 रुपीज का सैक्रिफाइस करना पड़ा इसमें, बराबर। और अगर हम देखें सी, सी को पहले 0 मिल रहा था क्योंकि वो बिजनेस में था ही नहीं, जहां पे 0 प्रॉफिट था अब उसको 100 मिल रहा है, मतलब भाई पॉजिटिव 100 रुपये ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, पहले 0 था, मतलब इसको गेन हो रहा है, तो इसका गेन रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, चलो इसी क्वेश्चन में हम सैक्रिफाइस रेशो और गेन रेशो कैलकुलेट करते हैं। अब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले लिख लेते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, ए और बी इन दोनों में 1:1, ठीक है। और अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करें तो वो ए बी सी इनमें 1:1 अरे 1:1 ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अब ये ओल्ड और न्यू तो पता चल गया, अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं सैक्रिफाइस रेशो। बच्चों मैंने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या बताया आपको, ओल्ड माइनस यस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गुड, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी लर्न हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और बी ये दोनों का ही है, तो इनका रेशो क्या है 1/2 1/2। सर ये अपॉन 2 कहां से आ गया अभी, अरे बच्चों दोनों के टोटल 1+1, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ठीक है। माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बच्चों ए और बी का 1:1:1, वो तो ठीक है, तो 1 अपॉन क्या लिखू, यस बच्चों 1/3, क्योंकि अगर आप देखो तीनों का टोटल मतलब जितने भी पार्टनर्स है सबका टोटल अगर लोगे तो बेस बन जाता है 3, सो 1/3। चलो तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस करना है। अब ये माइनस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 और अपन बेस आ गया 6, तो 3 में से 2 गया 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना बच्चों, अपॉन 3 2 जा 6, तो 3 में से 2 गया 1 1/6, तो 1/6 मतलब 1:1 आया, ये आ गया इनका सैक्रिफाइस रेशो, मतलब दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है। आप देख सकते हो बच्चों हमारे एग्जांपल में आपको दिख रहा है 150 पे से 200, दोनों भी 100 पे आ गए, मतलब दोनों को इक्वली सैक्रिफाइस करना पड़ा ना बच्चों, 50 रुपए का। एक्चुअली 50 रुपीज तो अमाउंट हो गई, लेकिन अगर रेशो की बात करें तो 1:1 ये उनका सैक्रिफाइस रेशो आया, ओके। अब सैक्रिफाइस रेशो के साथ साथ हम गेन रेशो भी देखते हैं। गेन रेशो का फॉर्मूला याद है किसी को, यस गुड वन, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको गेन तो नहीं हो सकता। 6 क्या है ऐसा, 6 डिनोमिनेटर है भाई, मतलब क्या बताऊं मैं अभी 1/6 उनका, मतलब ऐसा समझो जहां पे 6 रुपए मिल रहे थे ना वहां पे 1 रुपया सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, 1/6 का मतलब 6 में से 1 रुपया सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है दोनों को। तो एट द एंड वो बेस सेम है ना, बेस सेम रहा तो डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं 1:1। नाउ गेन रेशो,
ये ए और बी, ये दोनों को तो सेक्रीफाइस करना पड़ा नया पार्टनर आने की वजह से। तो नया पार्टनर आया तो इनको सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो डेफिनेटली गेन तो नहीं हो सकता इनको। एक ही पार्टनर को फायदा भी हुआ, उसको ही लॉस हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। दोनों में से एक ही चीज होगी। तो अब गेन वाला सिर्फ रहेगा सी। सी का न्यू रेशो कितना है बच्चों? 1/3। यस, 1/3 ये न्यू रेशो है, माइनस ओल्ड रेशो 1/2 है ना, ये 1/3 है। एग्जैक्टली, ओल्ड रेशो है 0। कहां से लाए 1/2? सी था क्या पहले? हाँ, सी था ही नहीं अब तक, अभी अभी तो आया वो जिंदगी में। सी पार्टनर था ही नहीं, उसका रेशो 0, ओल्ड रेशो 0 है। तो उसका गेन रेशो क्या आ गया? 1/3। बच्चों अगर 1/3 ये जो अमाउंट, ये जो फिगर है, मैं इसका बेस 6 करना चाहता हूँ। ये जो बेस 3 है ना, इसका बेस में 6 करना चाहता हूँ। हाउ कैन आई डू दिस? मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 6? नहीं नहीं नहीं, मुझे बेस 6 करना है। 2 ऊपर लू या नीचे? नीचे डिनोमिनेटर में। फिर ऊपर क्या लू? कोई भी नंबर चलेगा ऊपर। 2 ही लेना पड़ेगा। वेरी नाइस। बच्चों हम 1/2 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, 2/2 से। मतलब समझ लो, आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? सेम नंबर। तो यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया ना, 2/2 मतलब 1 हुआ ना। तो 1/3 को मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो देखो बच्चों, 2 इंटू 1 2 बन गया, 3/2 सॉरी 3 इंटू 2 6 बन गया। सो बेस 6 है। अगर आप प्रैक्टिकली ठीक से देखो ना बच्चों, इसका जो ये, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका जो गेन रेशो है 2/6, वही इनका सेक्रीफाइस रेशो है 2/6। देख लो बच्चों, दोनों की सेक्रीफाइस की टोटल इक्वल टू इसकी गेन की टोटल। हो रहा है मैच? सीधी सी बात है भाई, जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे वही तो न्यू पार्टनर को मिलेगा। ये दोनों पार्टनर को 50-50 रुपीज प्रॉफिट कम मिला, और उसको 50 + 50 मिला के 100 रुपीज प्रॉफिट मिला। सो नए पार्टनर का गेन वही होता है ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशो और गेन रेशो हो, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और हमें दिया रहता है बच्चों, ओल्ड रेशो दिया होता है क्वेश्चन में, न्यू रेशो भी दिया होता है। मतलब ऐसी चीजें कोई फाइंड नहीं करनी पड़ती हमें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यही होती है क्या बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यही है ना। मतलब दो हो गए ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड और न्यू। ओल्ड मतलब क्या? न्यू पार्टनर एडमिट होने के पहले जो था वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दोनों के बीच में बांट रहे थे 1:1। और जब नया पार्टनर ऐड हुआ तो तीनों कौन से रेशो में बांट रहे हैं प्रॉफिट? 1:1:1। ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दोनों अलग, सेक्रीफाइस रेशो अलग। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बोल सकते। ये सेक्रीफाइस रेशो का मतलब क्या कि इनको कौन से रेशो में सेक्रीफाइस करना पड़ा नए पार्टनर के लिए, ये सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है। और ये गेन रेशो मतलब जो नया पार्टनर है उसको फायदा हुआ। बच्चों एग्जैक्टली इसका अपोजिट अगर हम सोचे, एग्जैक्टली इसका उल्टा, अगर कोई पार्टनर, हाँ इस पर क्वेश्चन देखने ही वाले हम, ठीक है, आपने देखे होगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चों रिटायरमेंट या डेथ की बात करें हम, फॉर एग्जाम्पल इनमें से किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, इनमें से किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, ए बी सी तीनों में से, सपोज सी की डेथ हो गई, तो उसका ओल्ड रेशो कुछ ना कुछ तो होगा डेथ होने के पहले। डेथ के बाद रेशो 0 हो जाएगा। मतलब जितना भी था वो तो सैक्रिफाइस कर कर गया ना। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, तो खाली हाथ गया मतलब जो भी था वो सैक्रिफाइस करके गया। मतलब जाने वाला जो होता है ना, बिजनेस में से जाने वाला, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और अगर बिजनेस में कोई आ रहा है तो उसको गेन होता है। यस, और कुछ कुछ पूछना चाहते हो कोई? ओके, हमेशा याद रखो, अगर बिजनेस में कोई आ रहा है मतलब एडमिशन हो रहा है तो न्यू पार्टनर को गेन होता है। अगर रिटायरमेंट या डेथ मतलब कोई पार्टनर जा रहा है
तो जाने वाले को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको फायदा होगा। अब हम दोनों ही खाएंगे ना, मान लो 3 पार्टनर थे, अब 3 में से एक गया तो हम दोनों ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमें होगा फायदा, मतलब गेन होगा। ठीक है। और बच्चों इन केस अगर आप फॉर्मूला कभी भूल जाओ या फिर आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में कि भाई यहाँ पे सेक्रीफाइस है या गेन है, वही नहीं समझ रहा, कोई भी फॉर्मूला डाल दो, कोई भी फॉर्मूला डाल दो। एक फॉर्मूला याद रखो, ठीक से सुनो मेरी बात ठीक से सुनो क्या बता रहा हूं मैं। सपोज आपको सिर्फ एक सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लर्न हो गया, ओल्ड माइनस न्यू। सपोज आपने ये फॉर्मूला डाल दिया लेकिन आंसर निगेटिव आया तो समझ लो ये गेन है मेरे भाई। डरने की कोई बात नहीं है, डरने की बात ही नहीं है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है, आंसर पॉजिटिव आया तो समझो सेक्रीफाइस है, अगर ये कैलकुलेशन करके आंसर निगेटिव आया तो समझ लो ये सेक्रीफाइस सॉरी गेन रेशियो है। सेक्रीफाइस रेशियो का आंसर निगेटिव आया मतलब ये गेन रेशियो है। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बट बी ऑन टाइम बच्चों, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स को भी बताओ भाई रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं, डोंट मिस दिस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम कवर कर रहे हैं। और ये लेक्चर भी आपको मिल ही जाएगा रिकॉर्डिंग इसका, और MCQs क्वेश्चन भी हम जल्दी ही देखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।